स्टेबल वॉयस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही इमोशनल और पारिवारिक कहानी है। एक माँ की आत्मसम्मान की इमोशनल कहानी जो हर किसी को दिल को छू जाएगी। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। जहाँ हर खामोशी कुछ कहती है, हमारे आज की कहानी एक बेहद ही भावनात्मक, इमोशनल और प्रेरणादायक कहानी है। यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी। इसका शीर्षक है माँ का आत्मसम्मान क्या होता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात का समय था। घर में सब अपने कमरे में आराम से सो रहे थे। 60 वर्षीय सुमन अपने घुटने में आयुर्वेदिक तेल लगा रही थी। उन्हें कुछ सालों से घुटने में दर्द की समस्या थी। इलाज भी उतने अच्छे से नहीं हो पाया था। अगले सुबह सुमन की नींद खुलती है। हमेशा की तरह वह नहाकर पूजा करने लगती है। जब तुलसी को जल डाल रही थी, तभी उनकी बहू उठती है और उठते ही चिल्लाना शुरू कर देती है, हे भगवान, इतनी देर हो गई, बच्चे को स्कूल भेजना है, इनका टिफिन भी नहीं बना। माँ जी, आप जल्दी उठ जाती है तो क्या सुबह का थोड़ा बहुत नाश्ता टिफिन भी तैयार नहीं कर सकती? मुझे सोते सोते इतनी देर हो जाती है, पूजा पाठ बाद में भी तो हो सकता है। सुमन जी धीरे धीरे कमरे की तरफ आते हुए बोली, बहू, मैं जो बनाती हूँ वो तुझे पसंद ही नहीं आता है, बहुत कमियां निकालती रहती है। तेरा वो बेटा सूरज, वो तो पिछली बार मेरे हाथ का टिफिन भी नहीं ले गया था। वो क्या तो उसे बना कर देती है? सैंडविच, मैगी, बिरयानी, पास्ता, वो सब तो मुझे बनाना भी नहीं आता। पिंकी उसकी बहू और भड़क गई, बड़बड़ाते हुए रसोई में चली गई। आपको तो बस काम से बचने के बहाने बोल दो, एक से एक बहाने रहते हैं। अरे साफ साफ कहो कि नहीं करना चाहती, इतनी पंचायत बनाने की क्या जरूरत है? पिंकी फ्रिज से ब्लेड निकालते हुए बड़बड़ाते जा रही थी। मजाल है कोई मेरी थोड़ी भी मदद करा दे। जब से यहाँ आई हूँ नौकरानी बन के रह गई हूँ, और यह उतने साल ठीक थी, मेरे आते ही इनके घुटने कमर सब खराब हो गए। सुमन जी अपमान के आंसुओं के घूंट पी के रह गई। तब तक उनका बेटा सुधीर आ गया और अंगड़ाई लेते हुए बोला, पिंकी यार, एक कप चाय पिला दो, ऑफिस के लिए भी तो निकलना है। पिंकी किचन से ही चिल्लाते हुए बोली, माँ जी, अब चाय तो बना सकती है ना, आपकी वो भी नहीं होगा आपसे? सुमन जी धीरे धीरे लंगड़ाते हुए रसोई में जाने लगी। चाय का केतली निकाला और उसमें पानी डालने लगी। उनके काम करने की रफ्तार थोड़ी कम थी। वजह थी कि वह घुटनों के दर्द की वजह से तेज चल नहीं पाती थी। जब तक पिंकी और भड़क गई, मुझे देखकर आपके काम की स्पीड और कम हो जाती है क्या? जाइए आप यहाँ से। जितना चाय नहीं बनाएंगी उतना मेरा खून खौल जाएगी। सुमन जी बोली, मेरे घुटने में 4-5 दिन से बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए अच्छे से चल नहीं पा रही। पिंकी आंख घुमाते हुए दूसरी तरफ मुंह करके बोलती है, काम के नाम पर आपके ऐसे ही घुटने दुखने लगते हैं, अब जाइए। सुमन जी का दिल छलनी हो जाता है पिंकी की इन कड़वी बातों से। वह जाकर बरामदे में बैठ जाती है। सुधीर वहीं बैठकर चाय पीने लगता है। तभी सुमन जी सुधीर से कहती है, बेटा, कुछ दिनों से घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, आज शाम को मुझे डॉक्टर के पास ले चल। हर्ष ने चिल्लाते हुए जवाब दिया, माँ, इस महीने इतने खर्च है, आपको अभी भी डॉक्टर को दिखाना है? मेरे लिए कितना मुश्किल है घर चलाना, आपको पता भी है। अभी परसों ही आपको वो आयुर्वेदिक तेल दिया था ना, इतना खर्च करवाएंगी तो कैसे चलेगा? सुमन जी कुछ ना बोली। इधर पिंकी फिर शुरू हो गई, माँ जी, आप अपने बेटे के बारे में जरा भी नहीं सोचती क्या? इस घर का पूरा खर्चा हम उठा रहे हैं, बीच बीच में आपकी दवा दारू चलती ही रहती है, पर संतुष्टि नहीं होती है आपको? आपको दिखता ही नहीं कि पूरा खर्चा हम कैसे मैनेज कर रहे हैं? सुमन जी अपमान का घूंट पीकर रह जाती है। यह तो रोज का ही था। बहू बात बात पर उन्हें ताने देती और बेटा से कुछ कहो तो वह भी झुझला जाता। अभी कल ही सुधीर की पत्नी के लिए सोने का झुमका बनवा के लाया था। उसके लिए पैसे थे उसके पास, और मुझे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए नहीं। बहू से क्या शिकायत करो जब बेटा ही माँ का दर्द नहीं समझता? सोचकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर बाद उन्हें और तेज दर्द होने लगा। उनके बर्दाश्त से बाहर था। उन्होंने सोचा सुधीर से कह दे कि दवा ले आए, पर वो फोन पर बात करने में लगा था।
इधर पिंकी भी किसी से फोन में बहुत खुश होकर बात कर रही थी। उसे कुछ कहने का मतलब है कि चार और बातें सुनो। वो धीरे धीरे खुद ही लंगड़ाते हुए पास के मेडिकल स्टोर में जाने लगी। उन्हें इस तरह लंगड़ाते हुए देखकर पड़ोस में रहने वाले सविता जी ने कहा, अरे दीदी क्या हुआ? लगता है आपको घुटनों में दर्द ज़्यादा है। हाँ, उम्र का असर है, दर्द तो होता ही रहता है। दवाइयाँ लानी थी इसलिए निकल गई, वरना घर पर ही आराम कर रही थी। तो आप अकेले क्यों गए दवाइयाँ लेने? सुधीर को भेज देती। सविता जी की बात सुनकर सुमन जी चुप हो गई। आखिर कहती थी भी क्या कि बेटा जाता नहीं और बहू को बोलो तो चार बातें अलग से सुनाती, ना ही सूरज को जाने देती। पर बबीता जी को तो उनके घर की सारी बातें पता थी, इसीलिए उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा और चुप हो गए। आखिर बोल बोल कर क्या किसी के दर्द को कुदेरना। सुमन जी वैसे ही लंगड़ाते हुए दवा लेकर अपने घर की तरफ बढ़ी। बाहर सुधीर तैयार होकर ऑफिस जाने को खड़ा था। आज शायद थोड़ी देर से जाएगा, उन्होंने मन में सोचा। जैसे ही घर में घुसी, देखा कि उनके कमरे का सामान ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो रहा था। एक पल के लिए तो वह सोच में पड़ गई। फिर बोली, अरे मेरा सामान ऊपर कहाँ शिफ्ट कर रहे हो? मेरा कमरा तो नीचे है ना। है नहीं था मम्मी जी, हमें उस कमरे की अभी बहुत ज़रूरत है, इस कारण से आपका कमरा ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। पिंकी ने ताने मारते हुए कहा, पर मेरे घुटने में दर्द रहता है, यूं सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ना नहीं कर सकती बार बार। बाहर घूमने जाने में आपके घुटने में दर्द नहीं होता, ऊपर नीचे होने में दर्द होता है। बस बहाने हैं, रहने दीजिए, आपको ऊपर वाले कमरे में ही जाना पड़ेगा। पिंकी ने आंखें फेरते हुए कहा, पर बहू मैं घूमने नहीं गई थी, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई थी, मैं तो अपने घुटनों के लिए दवाई लेने गई थी। देखिए मम्मी जी, मेरी बहन आ रही है पढ़ाई करने, पूरे 3 साल का कोर्स है, तो 3 साल तक वो यहीं रहेगी और उसे कमरे की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए आपका कमरा खाली कर रहे हैं। अरे तो ऊपर वाला कमरा दे दो, वो तो जवान है, आराम से ऊपर रह सकती है, मना थोड़ी ना कर रही हूँ। पिंकी और ज्यादा गुस्सा होकर बोलती है, मेरी बहन उस छोटे से कमरे में रहेगी, मायके में मेरी भी कोई इज्जत है, और आप मुझे मना करने वाली होती कौन है? घर हमारा है, घर का खर्चा हम उठा रहे हैं, हमारा डिसीजन हम किसे कहाँ कर रखते हैं। ऊपर वाले कमरे में इतनी दिक्कत है तो आप बाहर वाले कमरे में रह जाइए, हमें कोई एतराज नहीं है। पिंकी ने बड़ी बेरुखी से कहा। सुनकर सुमन जी की आंखों में आंसू आ गए। वह थोड़ी देर के लिए अवाक रह गए। उन्होंने सुधीर की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा कि शायद बेटा कुछ कहे, लेकिन वह तो मिट्टी की मूर्त बना खड़ा तमाशा देख रहा था। एक बार भी उसने पिंकी को टोका तक नहीं। और बाहर वाला कमरा, वो तो स्टोर रूम था, मतलब अब सुमन जी की यह हैसियत रह गई, बहू कबाड़ की तरह उन्हें स्टोर रूम में रहने के लिए कह रही थी। और नालायक बेटा सामने खड़ा था, लेकिन वह कुछ नहीं कह रहा था। माना के घर में खर्चा करते हैं, पर इसका यह मतलब नहीं कि माँ के स्वाभिमान को ही कुचल दे, जबकि मकान अभी भी उन्हीं के नाम पर था। सोचकर सुमन जी की आंखों में आंसू की धार बह गई। अपनी बहू की जुबान से ज्यादा सुमन जी को उनके बेटे की चुप्पी चुभ रही थी। आखिर बर्दाश्त के बाहर हो गया तो हमेशा चुप रहने वाली सुमन जी बोल पड़ी, बहू जब तुमने मेरा कमरा लिया था यह कहकर कि मम्मी जी हमें बड़े कमरे की ज़रूरत है, तब मैंने कुछ नहीं कहा। यह सोचकर चुप रह गई कि बेटे बहू को क्या तकलीफ देना, दोनों मेरे अपने ही तो है, लेकिन आज तुम मुझे स्टोर रूम में रहने के लिए कह रही हो। पिंकी सुनकर बोली, शुक्र मनाइए कि स्टोर रूम में रहने को कह रही हूँ, वृद्धा आश्रम नहीं भेज रही हूँ। एक तो हमारा खाती हो, ऊपर से हमें ही सुनाती हो। अब यह सब सुमन जी की बर्दाश्त के बाहर हो गया। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके आत्मसम्मान पर चोट कर दिया हो। रोज रोज के बहू के ताने और बेटे की चुप्पी से वैसे भी वह तंग आ गई थी, और आज तो सारी सीमाएं पार हो चुकी थी। उन्होंने दृढ़ स्वर में पिंकी को जवाब दिया, बस करो बहू, बहुत बोल लिया तुमने, यह घर आज भी मेरा है। तुम यह मकान अपने दहेज में लेकर नहीं आई थी। और हाँ, चुपचाप अपना कमरा भी खाली करो, मैं अपने कमरे में वापस शिफ्ट हो रही हूँ। अच्छा, घर का खर्चा भी हम करें और आपकी चार बातें भी सुने।
मैं कोई रास्ते का भटकता हुआ बहू नहीं हूँ जिसे आप अपना धौंस दिखाकर डरा देंगे। पिंकी ने मुंह ऐंठते हुए कहा। सुमन जी दो टुक बोले, आज के बाद मुझ पर कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अगर इस घर में रहना है तो किराया दो, अन्यथा घर खाली करके चले जाओ। मैं किराएदार रख लूंगी। मेरे घर का खर्च मैं खुद निकालूंगी। सुधीर जो अभी तक तमाशबीन करके खड़ा था, तुरंत बोला वो, मम्मी तुम अपने बेटे को इस घर से निकालने के लिए कह रही हो? सुमन जी ने सुधीर की तरफ देखा और व्यंग भरी मुस्कान के साथ कहा, वाह बेटा, इतनी देर से तेरी बीवी जब मेरी बेइज्जती किए जा रही थी, मुझे वृद्धा आश्रम छोड़कर आने की बात कर रही थी, तब तुझे सुनाई नहीं दे रहा था? और मैंने तुम लोगों से किराया देने को क्या कह दिया? तुम्हें सुनाई देने लगा? मुझे कुछ नहीं सुनना। अब तक यही सोचती रही कि काश एक दिन तुम लोग मुझे समझोगे, पर वह दिन कभी नहीं आया। शायद मुझे अकेले रहने से डर लगता था, पर अब नहीं। अब यूं बेइज्जती होकर साथ रहने से अच्छा है स्वाभिमान के साथ अकेले ही रहो। अब जो निर्णय लेना है फटाफट लो और कमरा खाली करो। बस यह सब सुनकर बेटा बहू की हालात खराब हो गए। इतनी जल्दी कहाँ जाएंगे हम? दोनों तुरंत माँ के पैरों में पड़ गए। हमें माफ कर दो मम्मी, प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करो। पर सुमन जी ने मन पक्का कर लिया था। उन्हें पता था कि अभी अभी यही नाटक करेंगे और कुछ दिन बाद फिर से वही रवैया अपनाएंगे। वह झुकने को तैयार नहीं हुई। निराधार की दो रोटी से तो स्वाभिमान की एक रोटी भली, और फालतू की उम्मीद के इंतजार में जिंदगी क्यों बितानी। और आखिरकार सुधीर और पिंकी उसी घर में ऊपर वाले दो कमरों में शिफ्ट हुए और आज भी उसका किराया दे रहे हैं, जबकि नीचे का वह एक कमरा किसी और को सुमन जी ने किराए पर दे दिया। रही बात पिंकी की बहन की, तो वह हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही है। कैसी लगी यह माँ की स्वाभिमान की कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। और आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।